गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग ये सॉलिड स्टेट का कुछ वीडियो देखे थे। जैसे सॉलिड स्टेट में हम लोग निकालने के लिए सीखे थे पैकिंग फ्रैक्शन, एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन, ये सब चीज सीख चुके थे। आज हम लोग आगे के वीडियो में, ये हमारा सॉलिड स्टेट का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे वॉइड। वॉइड क्या होता है? ध्यान देना है, वॉइड का मतलब होता है किसी भी क्रिस्टल के सभी पार्टिकल्स को हटा दिया जाए, रिमूव करवा दिया जाए। उसके बाद जो उसका रिमेनिंग पोर्शन बचता है वही उसका वॉइड कहलाता है। वॉइड क्या है? किसी भी क्रिस्टल के सभी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को रिमूव करवा दिया जाए, उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वही हमारा वॉइड कहलाता है। द रिमेनिंग portion in crystal, if all constituents particle में आप एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस को ले सकते हैं, आर रिमूव्ड। किसी भी क्रिस्टल से आप कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को रिमूव करवा देंगे, उसके बाद जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है वही रिमेनिंग पोर्शन क्या कहलाता है? वॉइड कहलाता है। वॉइड समझ में आया? जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉइड। ये वॉइड कितने प्रकार के होंगे? तो आपको वॉइड का डिफिनेशन लिख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ वॉइड देखेंगे, वॉइड कितने प्रकार के होंगे। पहला जो हमारा होता है ट्रायंगुलर वॉइड होता है। ट्रायंगुलर वॉइड, ये ट्रायंगुलर वॉइड हम लोग किसको बोलेंगे? थोड़ा सा इस बात को देख लेते हैं। ट्रायंगुलर वॉइड, वॉइड का मतलब बताए कि यदि किसी क्रिस्टल के ऑल कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को रिमूव करवा दे, जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? वॉइड। सपोज हमारा जो एटम्स हैं वो इस प्रकार से अरेंज हैं, इस प्रकार से। अगर इसको हम रिमूव करवा दिए तो हमारा ऐसा कंडीशन बच रहा है, अगर ये तीनों पार्ट्स को हम लोग ऐसा करके इसे मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? ट्रायंगुलर शेप देता है।
मतलब ये हमारा जो वॉइड बना वो कौन सा वॉइड बनेगा, ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा। तो कह सकते हैं द रिमेनिंग पोर्शन इन द क्रिस्टल if all constituent particles are removed and their structure will be triangular, then that void is called triangular void। एक बार फिर से ट्रायंगुलर वॉइड का डिफिनेशन हम आपको बोल रहे हैं और आप उस डिफिनेशन को लिखेंगे। The remaining portion in crystal, if all constituent particles are removed and their structure will be triangular, then this void is called triangular void। बात समझ में आ गया। दूसरा आपका होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरा हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड किसको बोलेंगे, जैसे ये ट्रायंगुलर वॉइड मिला, अगर यही एटम इस प्रकार से इसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स इसके साथ, ये पार्टिकल इसके साथ, सभी पार्टिकल इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, तो ये हमें मिलेगा वो कौन सा वॉइड कहलाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड का डिफिनेशन जो है ना वो बहुत सिंपल है, जैसा कि हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड का लिखे, क्या लिख सकते हैं, देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड का हम डिफिनेशन लिख देते हैं। द रिमेनिंग पोर्शन इन क्रिस्टल if all constituent particles are removed and their structure will be tetrahedral, then this void is called tetrahedral void। उस वॉइड को हम लोग कौन सा वॉइड बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। बात क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होगा, द रिमेनिंग पोर्शन इन क्रिस्टल इफ ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर रिमूव्ड and their structure will be octahedral, then this void is called octahedral void। बात क्लियर हो गया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ गए। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्यूबिक वॉइड होता है। क्यूबिक वॉइड कहने का मतलब जब आप ऑल कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स या ऑल एटम्स को रिमूव करवा देंगे तो जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो रिमेनिंग पोर्शन क्या बचेगा, क्यूब बचेगा। तो यहाँ पर बस सिर्फ ये दोनों को चेंज कर देते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होगा क्यूबिक होगा, तब उस वॉइड को कैसा वॉइड बोलेंगे, क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड का डिफिनेशन मिला, द रिमेनिंग पोर्शन इन क्रिस्टल इफ ऑल कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर रिमूव्ड एंड देयर स्ट्रक्चर विल बी क्यूबिक, देन दैट वॉइड इज कॉल्ड क्यूबिक वॉइड। बात क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे 4 प्रकार के वॉइड देखे, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक वॉइड। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लेंगे। कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर एक प्रकार का नंबर है
कैसा नंबर है? तो कहता है एक एटम के नियरेस्ट और इक्वल डिस्टेंस पर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाएंगे, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आर नियरेस्ट एंड equidistance is called कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल याद रखना है, इक्वल डिस्टेंस पर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाएंगे उस पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। जैसे पहला मान लेते हैं कि हम ट्रीएंगुलर वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। ट्रीएंगुलर वॉइड में देखें कि पार्टिकल्स इस प्रकार से रखे हुए थे। देख रहे हैं कि ये पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस हमारा क्या सेम है, इक्वल डिस्टेंस पर ये 3 पार्टिकल पाए जाएंगे, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है किसका? ट्रीएंगुलर वॉइड का, वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड का भी निकाल सकते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। कैसे? थोड़ा स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। ये पार्टिकल्स इस प्रकार से अरेंज होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर ये चारों हमें मिलेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखें ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितना? हमें 6 मिलेगा। नियरेस्ट और इक्वल डिस्टेंस पर जो हमें पार्टिकल्स मिलेंगे वो कितना मिलेंगे? 6 मिलेंगे, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। चौथा जो हम लोग देखे थे क्यूबिक वॉइड देखे थे, और क्यूबिक वॉइड में 8 पार्टिकल एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पर पाए जाएंगे। नहीं, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्यूब है, इसको में जो पार्टिकल्स होंगे वो इस प्रकार से होंगे। देखिए ये सभी कॉर्नर पर होंगे पार्टिकल्स। अब अगर एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस देखें तो जितना डिस्टेंस इसका वो सारा का डिस्टेंस इक्वल होगा, लेकिन कितना का डिस्टेंस इक्वल मिलेगा? 8 का, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड करने के लिए हम लोग रेडियस रेशियो को भी देखते हैं। रेडियस रेशियो ये रेडियस रेशियो क्या है? रेडियस रेशियो इसको में हम लोग जो लेते हैं वो R/R लेते हैं, मतलब छोटे एटम का रेशियो बाई बड़े एटम का रेशियो, रेडियस का रेशियो, ये दोनों के रेशियो से हम लोग क्या निकाल देते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। आप थोड़ा ध्यान देंगे, हम एक यहाँ पे टेबल लिख रहे हैं। जैसे ये टेट्राहेड्रल हो गया, तो पहले हम लोग ट्रीएंगुलर लिखेंगे। ट्रीएंगुलर दूसरा हमारा क्या था? वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड था। तीसरा हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। चौथा हमारा क्यूबिक वॉइड था। तो हम यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस रेशियो जो आएगा वो रेंज में आएगा 0.1552, 0.225, ये 0.2252, 0.414, 0.4142, 0.732, 0.73221। तो ये आपका होता है रेडियस रेशियो। अब अगर रेडियस रेशियो R/R आपको ये दे दिया गया है रेडियस रेशियो, तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर रेडियस रेशियो 0.1552, 0.225 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, इसका 4, इसका 6 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। कई बार स्टूडेंट्स बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ रहेगा। क्या दिया रहेगा?
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये दे देगा, जैसे बोला जाए किसी का आर का जो वैल्यू है ना, रेडियस रेशियो जो है वो दिया हुआ है 0.42। तो हम लोग देखेंगे कि ये 0.42 जो है वो किस रेंज में है। तो देख रहे हैं कि 0.42 हमें इस रेंज में है, और बोलेगा कि यदि आर का वैल्यू 0.42 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो आर का वैल्यू 0.42 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो हमारा जो रेडियस रेशियो है इसको हम निकालते कैसे हैं। चलिए, तो हम आपको रेडियस रेशियो कुछ का निकाल के दिखाते हैं। जैसे ये हम फर्स्ट आपको निकाल के दिखा रहे हैं, वो हमारा है ऑक्टाहेड्रल। चलिए मिला दे इसको। हम जो निकाल रहे हैं वो रेडियस रेशियो, वो किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। हम क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द आर बोलने का मतलब रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर देखें तो हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। ये हमारा हो गया ऑक्टाहेड्रल। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट जो एटम है वो। मान लेते हैं कि ये बड़े वाले जो एटम है उसका रेडियस बड़ा आर, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपका कैपिटल आर हो जाएंगे। इसके अगर रेडियस की बात करेंगे तो ये स्मॉल आर, ये भी आपको क्या मिलेगा, स्मॉल आर मिलेगा। इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। अब यहाँ पर हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जो साइड है वो साइड को कितना मान ले, तो यहाँ पे कह सकते हैं फ्रॉम फिगर, डायरेक्ट फिगर से देखते हैं तो कह सकते हैं कि साइड जो है वो कितना है। साइड मान लेते हैं कि जो हमारा ऑक्टाहेड्रल जो है उसका साइड मान लेते हैं ए है। तो देख रहे हैं कि हमें ए बोलने का मतलब ये हमारा साइड है, तो इसको में ये एक रेडियस है, एक रेडियस ये है, तो हमारा ये कितना रेडियस हो गया, 2 रेडियस। तो साइड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2r। यहाँ पे हमें क्या मिला, a इक्वल टू 2r, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अगर ये इस प्रकार से हम डायगोनली देखें, डायगोनली इस प्रकार से देखें, तो ये डायगोनली में हमारा जो मिल रहा है वो यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, ये r, यहाँ से यहाँ तक हमें मिल रहा है 2 छोटा r, और यहाँ से यहाँ तक ये मिला हमें, ये भी क्या मिलेगा, r। तो कह सकते हैं कि अगर हम डायगोनल देखें तो डायगोनल में हमें मिलेगा 2 कैपिटल R और 2 स्मॉल r मिलेगा। हमें साइड में क्या मिलेगा, 2 कैपिटल R और 2 स्मॉल r, ये डायगोनल में मिलेगा। और डायगोनल ये एक प्रकार का स्क्वायर है, तो डायगोनल का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए, √2 इंटू ए, और इज इक्वल टू हो जाएगा 2r और प्लस हो जाएगा 2r, इक्वेशन हो जाएगा ये फर्स्ट। बात क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी ये सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं तो a इज इक्वल टू क्या था, 2r, तो एक जगह पर हम लिख सकते हैं 2r, तो हमारा आ जाएगा √2 इंटू 2r इक्वल टू 2r और प्लस 2r। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम लोग दोनों तरफ डिवाइड देते हैं, डिवाइडेड बाई 2r।
हम लोग दोनों तरफ 2r से डिवाइड देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा √2 इंटू 2r बाई 2r इक्वल टू 2r बाई 2r और प्लस 2r बाई 2r। हम लोग यहाँ पे कैपिटल 2r से क्या क्या डिवाइड दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिला √2, यहाँ पे मिला 1 और यहाँ पर मिला r बाई r, और यही r बाई r हमें फाइंड करना था। तो r बाई r इज इक्वल टू मिल जाएगा √2 माइनस 1, r बाई r इज इक्वल टू √2 का वैल्यू होता है 1.414 और माइनस में क्या हो जाएगा 1.414 से 1 को माइनस कर देंगे तो r बाई r आपको मिल जाएगा 0.414। तो कह सकते हैं कि r रेशियो r जो है वो हमें मिला 0.414। वो किसके लिए मिला? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का किस प्रकार से हम लोग ये निकाले रेडियस रेशियो। चलिए, तो इस प्रकार से ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, और ये हमारा जो टॉपिक होगा वो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होगा। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। हम लोग का यहाँ हेडलाइन होगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं द मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू कैपिटल M, एंड इसलिए मास ऑफ एटम इन अगर ग्राम में निकालेंगे तो M एटॉमिक मास बाई एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा एक एटम का मास हो गया ग्राम में। तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम n है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ n एटम इन ग्राम। तो ये मिल जाएगा mn बटा में na। तो ये हमें क्या मिला? मास। एंड जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है AQ, क्योंकि यूनिट सेल का जो शेप होता है वो क्यूबिक होता है और क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? AQ। तो अब जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, और डेंसिटी को जनरली हम लोग रो से लिखते हैं। मास हो जाएगा m इंटू n और वॉल्यूम हो जाएगा AQ। वेयर ये Na क्या है? वेयर Na जो है इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। Na को हम लोग क्या बोलेंगे? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कई जगह पर ये वैल्यू 6.022 नहीं 023 भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। एम हो जाएगा क्या? एटॉमिक मास।
एन हो जाएगा नंबर ऑफ एटम। देखिए अगर यूनिट सेल का टाइप से चेंज होगा तो नंबर ऑफ एटम चेंज लेंगे। जैसे अगर सिंपल क्यूबिक रह गया तो नंबर ऑफ एटम 1 लेंगे। बॉडी सेंटर यूनिट सेल रह गया तो 2 लेंगे। फेस सेंटर यूनिट सेल रह गया तो 4 लेंगे। और इन सेंटर यूनिट सेल रह गया तो भी 2 लेंगे। अगर एन हो गया 2, अब देखेंगे कि ए क्या है, तो ए आपको हो जाएगा एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। आप इसको प्लीज नोट कर लेंगे और हम इस पर एक क्वेश्चन लेकर के और आपको बना के दिखाते हैं। प्लीज इसे जल्दी नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन लिख लेंगे। ए कॉपर एलिमेंट्स, ए कॉपर एलिमेंट्स of edge length is 288 picometer will be formed BCC structure, then calculate the density of copper। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन में हमें बोला है कि कॉपर एलिमेंट्स है जिसका एज लेंथ दिया गया है 288 पिकोमीटर, विल बी फॉर्म्ड बीसीसी स्ट्रक्चर, जो बीसीसी स्ट्रक्चर को बनाए हुए है। कैलकुलेट करना है हमें डेंसिटी ऑफ कॉपर। तो सपोज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले गिवन दैट, बनाने से पहले हम ये लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट क्या होगा, पहले हम निकालेंगे एम। एम हमारा फॉर्मूला में था, एम इज इक्वल टू क्या था, मास ऑफ एटम। तो हमारा यहाँ पर एटम कौन है, कॉपर, और कॉपर के मास होता है 63.5 AMU। ये हमें क्या मिला, एम मिला, मास। अब हम निकालेंगे एन। एन हमारा क्या था जी, नंबर ऑफ एटम था, नंबर ऑफ एटम। तो कितना एटम होगा, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो BCC है। और बॉडी सेंटर यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम आपको 2 बताए थे। तो ये किसका वैल्यू हो गया जी, ये आपका वैल्यू हो गया एन का, ये वैल्यू हो गया किसका, एम का।
फिर आपको फॉर्मूला में एन ए था, एन ए क्या था, एवोगाड्रो नंबर था। एन ए आपका एवोगाड्रो नंबर था, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। नेक्स्ट हमारा ए था, ए क्या था, एज लेंथ। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एज लेंथ कितना दिए रखा है, 288 पिकोमीटर। देखिए पिको को यहाँ हटाएंगे, पिको को हटाएंगे तो आ जाएगा 288 गुने 10⁻⁻12 मीटर। चलिए, तो ये सारा चीज हमारा आ गया। अब निकालना क्या है जी, रो का वैल्यू हमें निकालना है। जानते हैं रो इक्वल टू होता है एम इंटू एन बटा एन ए और इंटू ए क्यूब। एम हमारा हो गया 63.5 इंटू एन कितना हो जाएगा जी, नंबर ऑफ एटम 2 हो गया बटा में एन ए जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए का वैल्यू हो गया 288 गुने 10⁻⁻12 और इसका क्या हो जाएगा क्यूब। ये सारे वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसका क्यूब करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जब पूरा डिवाइड देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 7.2। तो बोलिए ये डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और मास का यूनिट हो जाएगा ग्राम और वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये आपको मिल गया इसका वॉल्यूम, सॉरी ये मीटर में चेंज किए थे तो ये आपका आ जाएगा मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब में ये वैल्यू इतना नहीं बल्कि यहाँ पे हम 10 लेंगे तो 10 में हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा हो जाएगा 10, मतलब ये आपको आ जाएगा वो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये आपका आंसर है। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? ऐसे आपके बुक में और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो दिए हुए होंगे ये डेंसिटी से रिलेटेड, तो आप हमें एक या दो डेंसिटी निकाल के दिखाएंगे। चलिए, तो हम ये क्वेश्चन को बना दिए। इस क्वेश्चन में आपको ऐसा भी कर सकता है, जैसे डेंसिटी दे देगा, कौन सा एटम है उसका एटम का नाम दे देगा, उसका एज लेंथ बोलेगा और बोलेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप वैल्यू किसका निकालेंगे, एन का। यदि एन का वैल्यू 1 आ गया तो उसका स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक हो जाएगा। एन का वैल्यू यदि 2 आ गया तो इसका स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर क्यूबिक हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू 4 आ गया तो ये आपका फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा। तो बात यहाँ पे समझ में आ गया। तो क्या समझ में आया कि कई बार हमें स्ट्रक्चर पूछेगा, जब स्ट्रक्चर पूछेगा तो एन का वैल्यू निकालेंगे, एन के वैल्यू से हम लोग स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। चलिए, तो ये बात खत्म हुआ। अब इसके आगे हम चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। The atomic radius of gold is 0.144 nm। nm बोलने का मतलब नैनोमीटर हो गया, 144 नैनोमीटर। क्रिस्टलाइज इन FCC, crystallized in FCC, then calculate the एज लेंथ। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एज लेंथ। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें रेडियस दिया गया है 0.144 nm, nm मतलब नैनोमीटर। हमें क्या निकालना है, एज। अब देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है जी। इसका स्ट्रक्चर आपका हो गया FCC, और जानते हैं FCC के लिए
रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन है। r इज इक्वल टू बताए होंगे a/2√2, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 2√2, तो a 2 हो गया, तो √2 का वैल्यू 1.414 और इंटू a का वैल्यू हमें दिया गया, सॉरी ये r होगा, r का वैल्यू हमारा दिया गया है 0.144 nm। तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, जो वही आपका क्या इतना नैनोमीटर आपका हो जाएगा इसका एज लेंथ। चलिए तो एक क्वेश्चन और हम लोग देते हैं, ये नोट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, क्वेश्चन हमारा होगा क्या, थोड़ा सा समझ ले। क्वेश्चन है एल्यूमिनियम crystallized in BCC structure and their radius will be 1 to 5 pm, pm मतलब पिकोमीटर। then calculate its radius, edge length and density। ये क्वेश्चन में हमें दो चीज बोला गया है, थोड़ा सा हम आपको हिंट्स कर देते हैं। हमें पहले एज लेंथ निकालना है, तो जानते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा क्या बन रहा है जी, स्ट्रक्चर बन रहा है बीसीसी। ये क्वेश्चन में बोल रहा है स्ट्रक्चर क्या बना, बीसीसी। और बीसीसी के लिए पिछले वीडियो में आर और ए के साथ रिलेशन बता चुके थे, √3/4 इंटू ए होता है। अगर यहाँ से ए इक्वल टू निकालेंगे तो 4r/√3, ये आपका किसका वैल्यू हो गया, आर का, सॉरी ए का, ये वैल्यू किसका हो गया, ए का। तो ए हमारा यहाँ से एज लेंथ आ गया, तो हमारा फर्स्ट आर के जगह पे जो वैल्यू दिया गया है उसको आप रख देंगे तो हमारा एज लेंथ आ जाएगा। चलिए तो डेंसिटी के बारे में हम कोई बातचीत नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन में हम डेंसिटी आपको निकाल के दिखाए हैं। आप इस क्वेश्चन के लिए भी डेंसिटी और ये एज लेंथ का क्या आंसर आता है इसको निकाल करके व्हाट्सएप नंबर 7870621398 जो है इस पर आप सेंड कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू। तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए और बना करके जितना जल्द हो सके शेयर कीजिए। ओके।